नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर और लाइनमैन की इस श्रृंखला में विषय यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के मल्टीपल चॉइस की इस दूसरी लर्निंग वीडियो में कुछ ऐसे परीक्षा उपयोगी प्रश्न प्रारूपों को देखते हैं जो किसी भी परीक्षा में दोहराए जा सकते हैं। शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा। स्टोरेज वाटर गीजर से रिलेटेड ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसकी दो भाषाएं हो सकती है। इस तरह के स्टोरेज वाटर गीजर के अंदर पानी के दाब को कौन सा अवयव नियंत्रित करता है ताकि ये जो टैंक है स्टोरेज वाटर हीटर का उसे फटने से रोका जा सके। इसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकते थे कि जो स्टोरेज गीजर है उसके अंदर जो सेफ्टी के डिवाइसेज हैं वो कौन से हैं। तो एक स्टोरेज वाटर गीजर में स्टील या कॉपर के जिसपे आसानी से जंग नहीं लगे उस तरह के टैंक में पानी को भरा जाता है। पानी को गर्म करते समय उसकी ऊष्मा वातावरण में उत्सर्जित ना हो इसलिए चारों तरफ ग्लास वूल का कुचालन लगाया जाता है और एक सेफ्टी के लिए बाह्य आवरण ग्लास वूल को प्रोटेक्ट करके रखता है। जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई गीजर के नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट को देते हैं तो जूल हीटिंग से हीटिंग एलिमेंट की ऊष्मा पानी को प्राप्त हो जाती है और पानी गर्म हो जाता है। यहाँ एक थर्मोस्टेट नियंत्रण का कार्य करता है। जब गीजर में पानी का ताप थर्मोस्टेट के इस सेंसर पे एक निर्धारित से उच्च ताप की स्थितियां बताता है तो थर्मोस्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई को हीटिंग एलिमेंट से काट देता है और इस तरह से ताप नियंत्रित रहता है। लेकिन अगर थर्मोस्टेट काम करना बंद कर दे और हीटर लगातार पानी को वाष्पित करके यहाँ पानी वाष्प को अधिक दाब के साथ बना देगा तो ऐसी स्थिति में जो हमारा आउटलेट पाइप है उस पर जो ये प्रेशर रिलीज वाल्व है वो एक सेफ्टी डिवाइस का काम करेगा और अधिक दाब होने की स्थिति में पानी और वाष्प यहाँ से बाहर निकल जाएगी और हमें जानकारी हो जाएगी कि स्टोरेज वाटर गीजर में कोई समस्याएं हैं। अगर कल्पना करें कि प्रेशर रिलीज वाल्व भी अपना काम करना बंद कर देता है तो इस टैंक के ऊपर एक गलने वाला प्लग फ्यूजिबल प्लग लगाया हुआ होता है और अत्यधिक उच्च ताप की स्थितियों में ये प्लग का जो गलन योग्य धातु है वो जब गल जाएगी तो यहाँ खुला जो वेंट पाइप है उससे वाष्प बाहर निकल जाएगी और हम टैंक को फटने से रोक सकते हैं। तो यहाँ ये जो फ्यूजिबल प्लग गलने वाला प्लग जो ऊपर लगाया गया है और नीचे जो आउटलेट पाइप में प्रेशर रिलीज वाल्व है वो दोनों यहाँ चौथा ऑप्शन 1 और 3 दोनों ऑप्शन सुरक्षा युक्तियां हैं जो थर्मोस्टेट के नियंत्रण के विफल होने पर भी स्टोरेज गीजर हीटर को फटने से रोकेगी। अगर किसी चित्र में सरल जो इलेक्ट्रिक आयरन है हमारी उसका कोई भाग जैसे यहाँ नीली लिप्स में दिखाया गया है तो उसका नाम पूछा गया है तो ये इलेक्ट्रिक आयरन के सबसे नीचे की स्थिति में जो तले पे प्लेट लगती है सोल प्लेट उसका चित्र है। सोल प्लेट एक इस तरह की धात्विक प्लेट है जो हीटिंग एलिमेंट जो इसके ऊपर लगा हुआ है उसकी ऊष्मा को ग्रहण करेगी और क्लॉथ के सीधे संपर्क से ऊष्मा को कपड़े को प्रदान करके अपने स्वयं के भार से कपड़े में सलवटों को हटाने का काम करेगी। ए विकल्प में सोल प्लेट या तला प्लेट है वो इस चित्र जैसी ज्यामिति का नाप है और इस तले के ऊपर हम हीटिंग एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। नाइक्रोम का जो हीटिंग एलिमेंट है वो एक माइका कुचालन के साथ माइका की शीट के साथ लपेटा जाता है। नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट पे जो डी नंबर विकल्प पे बताया गया है वो ये आकृति हो गई है और इस हीटिंग एलिमेंट के ऊपर हम सुरक्षा के लिए एक एस्बेस्टोस की परत का इस्तेमाल करते हैं जो नाजुक नाइक्रोम वायर और माइका की परतों को बचा के भी रखता है। साथ ही में नाइक्रोम के तापक अवयव की जो ऊष्मा उत्पन्न हुई है उसे सोल प्लेट की तरफ तो भेजा जाता है लेकिन एस्बेस्टोस की ऊपरी परत तापीय कुचालक का काम करती है और वो ऊष्मा को नीचे कार्य क्षेत्र में ही रखती है। एस्बेस्टोस परत को एक समान दबाव के साथ इस पर लगाने के लिए हम ये जो ऊपर के चित्र में दिखाई गई है वो एक दाब प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिक आयरन में सबसे नीचे सोल प्लेट होती है उसके बाद में हीटिंग एलिमेंट और हीटिंग एलिमेंट के ऊपर एक एस्बेस्टोस की शीट पर प्रेशर प्लेट लगाई हुई होती है। हमारे तीसरे प्रश्न की भी दो भाषा हो सकती है। जो इलेक्ट्रिक आयरन है विद्युत इस्त्री उसमें तापक अवयव के साथ कौन सा कुचालन का प्रयोग करते हैं या यही प्रश्न पूछ सकता है कि जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें जो हीटिंग एलिमेंट है तापक अवयव उसको किसकी परत के ऊपर लपेटा जाता है। तो हम नाइक्रोम के हीटिंग एलिमेंट को एक अभ्रक के अवयव के ऊपर लपेटते हैं और अभ्रक को नाइक्रोम के ऊपर और नीचे एक कुचालक के जैसे भी इस्तेमाल करते हैं। अभ्रक एक श्रेष्ठ कुचालक पदार्थ है जो उच्च ताप पे भी अपनी विद्युत कुचालन क्षमता को बरकरार रखता है। साथ ही साथ ये स्वयं ऊष्मा का चालक भी है। तो हीटिंग एलिमेंट से सोल प्लेट की तरफ ऊष्मा का संचरण माइका के
कुचालन से हो सकता है और माइका विद्युत रूप से तापक अवयव के लाइव इलेक्ट्रिक सर्किट को सोल प्लेट और इलेक्ट्रिक आयरन के दूसरे कंपोनेंट से इलेक्ट्रिक इंसुलेशन भी प्रोवाइड करेगी। हम गत्ता, सूत इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये उच्च ताप पे ना तो कुचालन क्षमता रखेंगे और ना ही अपना स्थायित्व बरकरार रख पाएंगे। पोर्सेलिन में लचीलापन नहीं होने के कारण उसे भी हम इलेक्ट्रिक आयरन में इंसुलेशन के बतौर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम इस माइका इंसुलेशन के ऊपर एस्बेस्टोस की शीट का प्रयोग करते हैं और उसके ऊपर एक प्रेशर प्लेट लगा के सोल प्लेट और प्रेशर प्लेट के बीच में हीटिंग एलिमेंट को फिक्स कर लेते हैं। मॉडर्न लाइट वेट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन में नाइक्रोम के हीटिंग एलिमेंट की एक कॉइल कॉन्फ़िगरेशन को एक विशेष स्टील या तांबे की नलिका में इस्तेमाल करते हैं और नाइक्रोम के चारों तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर को इंसुलेशन के बतौर इस्तेमाल करते हैं और इस स्टील या कॉपर ट्यूब को सोल प्लेट में बने हुए विशेष ग्रुप में फिक्स कर देते हैं और अब इलेक्ट्रिक सप्लाई से नाइक्रोम के हीटिंग एलिमेंट में जो करंट फ्लो से हीट पैदा होगी वो ट्यूब के मार्फत सोल प्लेट को प्राप्त हो जाएगी और सोल प्लेट उस हीट को संपर्क में आए हुए वस्त्र पर सलवटें दूर करने के लिए इस्तेमाल कर लेगी। इस तरह की ट्यूब में मैग्नीशियम ऑक्साइड की इंसुलेशन के साथ नाइक्रोम की कुंडलित संरचना अधिक रग्ड और ड्यूरेबल भी है। आज का चौथा प्रश्न है, घरेलू रेफ्रिजरेटर या छत के पंखे में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो छत के पंखे में हम एक कला की कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर का इस्तेमाल करते हैं जो लगभग 50 से 80 वॉट शक्ति क्षमता की है, जिसमें स्टेटर में 90 डिग्री विद्युत कोणीय विस्थापन के साथ दो रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को वाउंड किया जाता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई से जोड़ने से पहले उसके श्रेणी में एक स्थायी तौर पे कैपेसिटर भी लगाया हुआ होता है जो दोनों कुंडलियों में 90 डिग्री समय में कलांतर वाली धाराओं के प्रभाव से रोटर के चारों तरफ इस प्रकार का चुंबकीय प्रभाव बनाता है कि एक स्थिर मान और स्थिर वेग से घूर्णनशील चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में पंखे में घूर्णन गतियां शुरू हो जाती हैं। आमतौर पर एक छत के पंखे में स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी में 2 से 2.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर स्थायी तौर पे लगाया जाता है और ये न केवल सिंगल फेज मोटर को डबल फेज स्प्लिट फेज प्रकार के बना के सेल्फ स्टार्टिंग भी बना देता है, ये वर्किंग टॉर्क और पावर फैक्टर को भी बेहतर रखता है। वहीं घरेलू रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में 2 कैपेसिटर आपस में समांतर में लगाते हैं और उनमें से एक कैपेसिटर जब मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाती है, उसका लाइन करंट कम हो जाता है तो एक मैग्नेटिक रिले से डिस्कनेक्ट हो जाता है। शुरू में ये दोनों कैपेसिटर अपनी धारिता को जोड़कर धारितीय प्रतिघात के मान को कम रख के इस वाइंडिंग के प्रतिबाधा को कम रखते हुए स्टार्टिंग करंट को बढ़ा देते हैं और शुरुआती अधिक करंट के साथ ये स्टार्टिंग वाइंडिंग ज्यादा फ्लक्स और एमएमएफ बना के रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर के कंप्रेसर मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा देती है और जब 80% स्पीड आ जाती है, लाइन करंट कम हो जाता है तो मैग्नेटिक रिले इन 2 कैपेसिटर में से एक कैपेसिटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग पहले से कुछ कम करंट के साथ नॉर्मल टॉर्क बना देती है। तो घरेलू रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में भी हम कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ 2 कैपेसिटर का संयोग पैरेलल में एक सीरीज कॉम्बिनेशन बनाता है और बाद में एक कैपेसिटर उसमें से हटा लिया जाता है। 5वां प्रश्न एक बहुत बेहतरीन रेफ्रिजरेटर की कार्यकारी साइकिल पर आधारित है और पूछ रहा है कि रेफ्रिजरेटर साइकिल में ये जो प्रमुख भाग हैं हमारे, उसमें किस भाग में न्यूनतम ताप की स्थिति उत्पन्न होती है। तो एक रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेटर फ्लूइड को जो कम ताप की गैसीय अवस्था में होता है उसे कंप्रेस करके कंप्रेसर में संघनित करके उच्च ताप और दाब का बना देते हैं और ये एक कंडेंसर में अपनी ऊष्मा को बाह्य वातावरण को देके तरल रूप प्राप्त कर लेता है और तरल रूप में उच्च दाब के रेफ्रिजरेशन फ्लूइड को हम एक एक्सपेंशन वाल्व में जब विस्तारित करते हैं और उसका आयतन बढ़ाते हैं, दाब घटाते हैं, तो वो तरल से वाष्प अवस्था में आके अपने अड़ोस पड़ोस की ऊष्मा स्वयं ग्रहण करके तरल से गैसीय अवस्था प्राप्त कर लेता है और ऐसी स्थिति में इस इवेपोरेटर के समीप का सारा स्थान सबसे ठंडे ताप की स्थितियों का हो जाता है क्योंकि यहाँ की ताप रेफ्रिजरेटर फ्लूइड प्राप्त करके स्वयं को वाष्पित कर लेता है। बाद में यही क्रम कंप्रेसर से दोबारा संघनित होके वाष्प उच्च ताप और दाब के साथ जब अपनी ऊष्मा दे देती है तो तरल रूप ले लेती है और एक्सपेंशन वाल्व में विस्तारित होने के बाद जब इवेपोरेटर में आती है तो अड़ोस पड़ोस की ऊष्मा को स्वयं रेफ्रिजरेटर फ्लूइड जब ले लेता है तो ये स्थान सबसे ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक रेफ्रिजरेशन साइकिल में इवेपोरेटर सबसे ठंडा स्थान है जहां रेफ्रिजरेटर फ्लूइड लिक्विड से वाष्प रूप लेता है
है और वातावरण से ऊष्मा ग्रहण करता है। वहीं कंप्रेसर के तुरंत बाद ये जो डिस्चार्ज लाइन है वो रेफ्रिजरेटर फ्लूइड की सबसे अधिक ताप की स्थितियां हैं। तो रेफ्रिजरेटर फ्लूइड कंडेंसर से तो अपनी ऊष्मा को वातावरण को देता है और इवेपोरेटर में वातावरण की ऊष्मा स्वयं ले लेता है और कंप्रेसर इस साइकिल को लगातार चलाने के लिए आवश्यक कार्य करता है। हमारा छठा प्रश्न, विद्युत अप्लायंसेस के द्वारा जो ऊर्जा की खपत होती है उसे बचाने के लिए जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वो जो स्टार लेवल बनाती हैं, उन स्टार रेटिंग के लेवल पे यहाँ क्या स्लोगन रखा होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो भारत सरकार का ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी विद्युत उपकरणों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक 5 स्टार रेटिंग्स इशू करता है और इन रेटिंग्स में जो उपकरण निर्धारित ऊर्जा दक्षता प्राप्त हो जाती है उन्हें 1 स्टार रेटिंग देते हैं। अगर वो उच्च कोटि की ऊर्जा दक्षता ज्यादा बचत करता है तो उसे 2, 3 या 4 स्टार या 5 स्टार दे सकते हैं। और हमारा स्लोगन है, जितने ज्यादा स्टार उतनी अधिक ऊर्जा की बचत, मोर स्टार्स मोर सेविंग। ये स्लोगन स्टार लेवल के इंडिकेशंस के साथ लगाया जाता है। ध्यान रहे, जो ये स्टार रेटिंग है उसका इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस या जीवन काल के साथ कोई संबंध नहीं है और ये सिर्फ ये बताता है कि जिस उपकरण के पास अधिक स्टार हैं वो कम विद्युत खपत के साथ बेहतर निर्गत दे रहा है और जितने ज्यादा स्टार होंगे उतनी अधिक हमारी ऊर्जा बचत होगी। 7वां प्रश्न है, जो 1200 मिलीमीटर स्वीप का छत का पंखा है उसकी जो पावर रेंज है वो क्या होती है। तो एक छत के पंखे में घूमते समय जो ब्लेड वृत्त बनाती है उस वृत्त का व्यास, स्वीप साइज पंखे का आकार होता है और कॉमर्शियली 900 मिलीमीटर व्यास, 1050, 1200 और 1400 मिलीमीटर व्यास के पंखे अलग अलग स्थितियों के अनुसार इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो सबसे प्रचलित 1200 मिलीमीटर स्वीप साइज वाला या 48 इंच घेरे वाला जो हमारा पंखा है वो प्रति मिनट 210 घन मीटर 210 मीटर क्यूब हवा की डिलीवरी करता है। और ये पंखा अगर स्टार रेटिंग का है, एनर्जी एफिशिएंट है, तो लगभग 55 वॉट शक्ति के साथ प्रति वॉट 4 मीटर क्यूब पर मिनट के एयर डिलीवरी की मिनिमम सर्विस वैल्यू रखेगा। तो हमारे 1200 mm साइज के एनर्जी एफिशिएंट पंखे 55-60 वाट के होते हैं और ऊपर में जो कॉमर्शियल पंखे हैं वो ऊपर में 70 वाट तक की शक्तियों पे काम कर सकते हैं। वहीं अगर ये पंखा ज्यादा स्वीप साइज 1400 mm का होता तो वो ज्यादा एयर डिलीवरी 245 मीटर क्यूब प्रति मिनट करता और लगभग 60 वॉट पे काम करते हुए इसकी सर्विस वैल्यू भी प्रति वॉट प्रति मिनट जो एयर डिलीवरी की जा रही है वो 4 से थोड़ी अधिक 4.1 मीटर क्यूब प्रति मिनट हो जाती। तो एक एनर्जी एफिशिएंट पंखे की सर्विस वैल्यू 4 या 4.2 मीटर क्यूब पर मिनट पर वॉट के आसपास है। और 1200 mm 48 इंच का पंखा 50 से 70 वॉट का हो सकता है और 1400 mm का पंखा थोड़ी अधिक वोल्टेज 60 से 90 वॉट के बीच में काम करेगा। 8वां प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमसे पूछा गया है कि जो वैक्यूम क्लीनर होते हैं या बाल सुखाने वाली मशीन, हेयर ड्रायर की मोटर होती है या किसी पोर्टेबल हैंड टूल्स की जो मोटर होती है वो कौन सी होती है। तो इन सभी उपकरणों में हमें हल्के वजन की पोर्टेबल ज्यादा पावर और टॉर्क बनाने वाली मोटर की आवश्यकता है और एक सिंगल फेज डीसी मोटर को अगर हम एसी सप्लाई में भी इस्तेमाल करें तो वो काम करती है। और ऐसी मोटर को हम यूनिवर्सल या सार्वत्रिक मोटर कहते हैं जिसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ी हुई होती है। और ये मोटर एक लंबी स्पीड परास में बेहतर टॉर्क बनाने वाली स्थितियों में इस्तेमाल होती है। इस मोटर में अगर धारा को 2 गुना कर लेते हैं तो इसका कार्यकारी टॉर्क 4 गुना हो जाता है। तो अधिक टॉर्क वाली सभी एप्लीकेशंस में यूनिवर्सल मोटर जो एक डीसी सीरीज मोटर है जिसे हम एसी सप्लाई पे इस्तेमाल करते हैं उसका प्रचलन है। इस मोटर की रनिंग स्पीड भी बहुत अधिक है। अगर स्पीड में प्रक्रिया के दौरान नियंत्रण भी चाहिए तो वो भी सहज उपलब्ध है। तो सभी पोर्टेबल, लाइटवेट, हाई स्पीड, हाई टॉर्क मोटर एप्लीकेशंस में हम यूनिवर्सल मोटर के बतौर पे इस्तेमाल करते हैं। घरेलू जूसर, मिक्सर ग्राइंडर हुआ, वैक्यूम क्लीनर हुआ, हेयर ड्रायर हुआ या कोई पोर्टेबल हैंड टूल्स हुआ, सभी में हम यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन मोटरों में ब्रश और कम्यूटेटर कॉन्टैक्ट पे मेंटेनेंस की समस्या रहती है और इन मोटरों में बहुत अधिक मजबूती नहीं है। ये नाजुक मशीनें हैं, इनमें ओवरलोड सहने की ज्यादा शक्तियां नहीं होती हैं और अति भार से ये स्वयं को नष्ट कर सकती हैं।
एक इलेक्ट्रिक जूसर मिक्सर ग्राइंडर में भी हम यूनिवर्सल सिंगल फेज एसी सप्लाई पे चलने वाली डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं और पूछा गया है कि ऐसी विद्युत मिक्सी में अगर कोई भार नहीं हो, बगैर भार की स्थितियां हो, तो मोटर की गतियां क्या हो सकती हैं। तो ऐसी मोटर में बगैर भार की स्थिति में जब क्षेत्र कुंडली फील्ड वाइंडिंग में कम धारा होती है, उसका कार्यकारी फ्लक्स कम होता है, तो बैक ईएमएफ बनाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर बहुत अधिक नो लोड स्पीड पे चलने लगती है। इनकी सामान्य कार्यकारी स्पीड भी काफी अधिक होती है, हजारों आरपीएम, और नो लोड पे तो ये गति 18,000 आरपीएम जितनी भी तेज हो सकती है। जो सुजाता की 900 वाट की कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक मिक्सी मोटर होती है, वो नो लोड पे लगभग 22,000 आरपीएम स्पीड प्राप्त कर लेती है। आमतौर पे यूनिवर्सल मोटर या मिक्सर ग्राइंडर की मोटरें हाई स्पीड मोटर होती हैं और इनकी वर्किंग स्पीड भी लोड के साथ भी 8 से 12,000 आरपीएम हो सकती हैं। नो लोड पे इनकी स्पीड डेंजरसली हाई मैग्नीट्यूड 18,000 से 20,000 आरपीएम जैसा प्राप्त कर लेती हैं और ऐसी स्थिति में एक मिक्सी अपनी फाउंडेशन छोड़कर कोई दुर्घटना का कारण ना बने, इसलिए सभी आधुनिक मिक्सियों में इस तरह की व्यवस्था होती है कि मोटर बगैर भार के ना चले और उसके साथ जब तक जार ना लगाया जाए, जार में जो लोड है वो एक गियर मैश से लगा हुआ होता है, तो बगैर लोड की स्थितियां कम आए, ऐसे प्रावधान होते हैं। तो एक मिक्सी में अगर जार नहीं लगाएंगे और उसे इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ेंगे तो इसका जो ऑटोमेटिक सेंसर है वो इस स्थिति में मोटर को बगैर भार के चलने नहीं देगा। हमारी परीक्षाओं में वॉशिंग मशीन से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यहाँ 10वां प्रश्न पूछ रहा है कि वॉशिंग मशीन में वो कौन सा संरचनागत भाग है जहाँ वास्तव में कपड़ों की धुलाई या सफाई का कार्य होता है। तो एक वॉशिंग मशीन में जो धुलाई का काम है वो इस तरह की एक टब संरचना में होता है। यहाँ बी हमारा सही विकल्प हो गया है। और साधारण मशीनों में सिंगल टब, सेमी ऑटोमेटिक में डबल टब और ऑटोमेटिक मशीनों में एक ही टब में कपड़ों में सभी प्रकार की धुलाई और सफाई और सूखापन बनाने के कार्य किए जाते हैं। एक टब में इस तरह के डिस्क नुमा पल्सेटर की मदद से पानी में जो कंपन पैदा किए जाते हैं वो कंपन पानी और कपड़े में रगड़ पैदा करके कपड़े में से गंदगी के कणों को डिटर्जेंट की मदद से साफ कर देते हैं। वहीं कुछ मशीनों में हम टब में एक रोटेटिंग टबलर अरेंजमेंट का इस्तेमाल करते हैं जो अपने रोटेशन के साथ कपड़े और पानी के बीच में घर्षण पैदा करके सफाई का काम करता है। और कुछ सेमी ऑटोमेटिक मशीनों में बीच में एक एजिटेटर लगा हुआ होता है जो कपड़ों की धुलाई का काम कर देता है। तो धुलाई का कार्य टब में होता है। वहीं एक वॉशिंग मशीन में ड्रेन पानी को साधारण मशीन में गुरुत्व कारणों से बाहर निकालने का कार्य करता है। वहीं ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मशीन में एक पंप की मदद से भी हम पानी को टब से बाहर निकाल सकते हैं। एजिटेटर सफाई के लिए जो रोटेटिंग शाफ्ट हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम उद्वेगकारी कहते हैं, जो पानी में एजिटेशन और उद्वेग बनाकर धुलाई का कार्य करता है। अलग अलग धुलाई कार्यों को समय अनुसार नियंत्रित करने के लिए सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक मशीनों में टाइमर का भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारा 11वां प्रश्न पूछ रहा है कि एक वॉशिंग मशीन में कपड़े में जो फंसे हुए डिटर्जेंट के कण होते हैं उन्हें निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो एक वॉशिंग मशीन में शुरुआती जो वॉश साइकिल है, सफाई का चक्र है, जो वॉश टब में हम एक एजिटेटर की मदद से या एक टबलर अरेंजमेंट में, जैसा कि ऑटोमेटिक मशीनों में होता है, टब के अंदर एक दूसरे डिवाइस को घुमा के कर लेते हैं। कपड़े की सफाई करने के बाद, वॉश साइकिल पूरा करने के बाद इसी टब में हम साफ पानी भर के एजिटेटर की मदद से पानी और कपड़े को घुमाते हैं ताकि साफ किए हुए कपड़े में जो फंसे हुए डिटर्जेंट के कण हैं वो बाहर निकल जाएं। इसे हम हिंदी में खंगालना और अंग्रेजी में रिंज साइकिल कहते हैं। तो वॉशिंग के बाद रिंजिंग की जाती है। उसके बाद हम एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन में एजिटेटर को बंद करके ड्रेन पंप को चालू करके ड्रेन साइकिल करते हैं और इस टब से जब सारा पानी बाहर निकल जाता है तो कपड़ों को एक दूसरे स्पिन टब में सेमी ऑटोमेटिक मशीन में डाल देते हैं। सेमी ऑटोमेटिक मशीन में 2 टब का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं एक ऑटोमेटिक मशीन में एक ही टब में स्पिनिंग का भी अरेंजमेंट किया जाता है और उसमें एजिटेटर प्रकार के सफाई की बजाय टम्बलर टाइप वॉशिंग और रिंजिंग साइकिल इस्तेमाल की जाती है। एक वॉशिंग मशीन में कपड़े की धुलाई के आखिरी चरण में कपड़े को सुखाने के लिए यहाँ स्पिन टब में डाल दिया जाता है और स्पिन टब में बहुत तेज गति से जब टब रोटेट करता है तो कपड़ों में से बचे
बचा हुआ पानी बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस से निकल आता है और इस तरह से हम कपड़ों में सुखाने का काम भी स्पिन साइकिल में कर लेते हैं। तो एक वॉशिंग मशीन में सबसे पहले वॉश साइकिल, उसके बाद ड्रेन साइकिल, फिर दोबारा साफ पानी भर के रिंस साइकिल और बाद में ड्रेन करके कपड़ों को दूसरे स्पिन टब में डाल के स्पिन साइकिल से पूरी वॉशिंग की प्रक्रिया की जा सकती है। आज की लर्निंग वीडियो का आखिरी प्रश्न भी वॉशिंग मशीन से संबंधित है और पूछा गया है कि किस तरह की वॉशिंग मशीन में हम एजिटेटर वॉश टेक्निक का, उद्वेगकारी धुलाई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स होती हैं उसमें जो वॉश टब है उसके बीच में एक एजिटेटर का इस्तेमाल किया जाता है जो पानी में घूर्णन करके उद्वेग पैदा करता है और उस उद्वेग से पानी के कण और कपड़ों के बीच में आपसी टकराव से वॉशिंग और रिंजिंग की साइकिलें इस वॉश टब में की जाती हैं। बाद में सुखाने के लिए कपड़ों को स्पिन टब में डाल दिया जाता है। अगर ये साधारण वॉशिंग मशीन होती तो यहाँ हम वॉशिंग टब में एक डिस्क नुमा पल्सेटर का इस्तेमाल करते और ये पल्सेटर पानी में पल्सेस पैदा करके कपड़े किए और पानी के कणों के बीच में आपसी टकराव से धुलाई की क्रिया करता। वहीं जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं उनमें हम एजिटेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे एजिटेटर नाजुक कपड़ों के लिए भी उपयुक्त नहीं माने जाते हैं और अधिकांश सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनों में हम वॉशिंग टब के अंदर एक टबलर टब का इस्तेमाल करते हैं जिसमें इस तरह के किनारों पे बाहरी निकले हुए जो एजिटेटिंग वेन्स हैं वो घूमते समय कपड़े और पानी के बीच में टकराव करके वॉशिंग और रिंजिंग की एक्शन करते हैं। जो रोटेटिंग टबलर टब है वो हमारे वॉशिंग टब में सही तरीके से रोटेशन करे, उसको गाइड करने के लिए हम यहाँ किनारों पे आइडलर रोलर का भी इस्तेमाल करते हैं और सभी आधुनिक मशीनों में टबलर टाइप अरेंजमेंट ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी इस तरह की ऑटोमेटिक मशीनें हैं या सेमी ऑटोमेटिक मशीनें हैं उन पे कपड़ों को हम ऊपर से डाल सकते हैं तो इनको हम टॉप लोडिंग प्रकार की वॉशिंग मशीन कहते हैं और अगर कपड़ों को सामने से डालने की सुविधा हो तो ऐसी मशीनों को हम फ्रंट लोडिंग प्रकार की मशीनें कहते हैं। आमतौर पे फ्रंट लोडिंग मशीनों में एजिटेटर प्रकार की वॉशिंग और रिंजिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जो टॉप लोडिंग है उनमें हम टबलर और एजिटेटर दोनों प्रकार के अरेंजमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है स्टोरेज वाटर गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर और वॉशिंग मशीन से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने इस लर्निंग वीडियो में सीखे हैं वो जब किसी परीक्षाओं में दोहराए जाएंगे और हम उन्हें सही कर देंगे तो निश्चित रूप से आपको परीक्षाओं में अच्छी सफलता मिलेंगी। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे सभी नए लर्निंग वर्क की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।